हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 मार्च 2021 का द हिंदू एनालिसिस, जिसमें हम एडिटोरियल भी और हिंदू का न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके एग्जाम के लिए उसको हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके पीछे जो कुछ कंटेंट्स हैं आपके जो काम के एग्जाम के लिए, तो उसको भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और कुछ क्विजेज हैं इसके अंदर, MCQ हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला जो आपका न्यूज़ है उसके पहले मैं क्या क्वेश्चन रखना चाहता हूँ यहाँ पर। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है इंडिया में? तो जैसा हम जानते हैं कुछ यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, कुछ स्टेट्स हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या नन ऑफ द अबव। तो अगर देखें तो दिल्ली या पुदुचेरी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ इन्हीं दोनों यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और उसके अलावा किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है इसका आपका सही आंसर होगा। तो न्यूज जो है आपका, ये फ्रंट पेज का न्यूज है, आपने शायद देखा हो। ये पहला इसमें जो है बेसिकली बिल टू डिफाइन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर मूव्ड इन लोकसभा। तो ये बेसिकली कल होम मिनिस्ट्री ने जो लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनका जो पावर है डिफाइन करने के लिए, उनको और पावर देने के लिए बेसिकली इसमें क्या मोटा मोटी चेंज किया गया बेसिकली जो है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें इसको चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई है। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो है, इट प्रपोज दैट द गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मीन द लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो जहां जहां गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया उसको क्लियर करके लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें चेंज कर दिया जाएगा इस बिल के पास होने के बाद। दूसरा जो है, बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द LG। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, और पहले भी है लेकिन अभी और कुछ पावर दिए गए हैं। इवन इन मैटर्स वेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर टू मेक लॉ। तो जहाँ जो है असेंबली जहाँ पे पावर है उस केसेस में भी LG को और डिस्क्रिशन दिया गया है बेसिकली। इसमें जो है लेजिस्लेशन इस बिल में कहा गया है कि LG को आपको जो LG इज नेसेसरीली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हिज ओपिनियन बिफोर एनी डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेती है, दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी बिल लेके आती है, असेंबली में लाना है, उसके पहले उनको उस मैटर को LG को रेफर करना होगा। ये इस बेसिकली बिल का मतलब है, बिल में और पावर दिया गया है। और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट शब्द का को डिफाइन किया गया है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जो कि बेसिकली 1991 में अंडर आर्टिकल 239A को इंसर्ट किया गया था और दिल्ली यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था विथ लेजिस्लेचर। इसमें जो असेंबली जो है बेसिकली यहाँ की इसको हर सब्जेक्ट में कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीन सब्जेक्ट को छोड़ करके जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर दिल्ली की असेंबली जो है वो उस पर कानून बना सकती है, कानून ला सकती है। तो ये बिल जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, जो हमने भी देखा, जिसको लेकर विरोध है बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली, जो इस दिल्ली का क्या है एग्जिस्टेंस आप समझ सकते हैं। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर, और ये 1991 में आया था, आर्टिकल 239A इंसर्ट किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर किया गया था। 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। तो अभी जो है जैसे हमने देखा कि वहाँ की असेंबली को पावर है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर वो कानून बना सकती है। LG की पावर की बात करें अभी आज के डेट में हम इस बिल के पहले, तो अगर LG को लगता है, डिस्क्रिशनरी पावर की अगर बात करें तो LG को लगता है कि सब्जेक्ट मैटर जो है जहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट होता है अगर LG और वहाँ की सरकार के बीच में, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो वो LG जो है उस मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फिर वहाँ पे मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टसल था आपने देखा होगा जब से न जो ये आप सरकार आई है जो अभी, उसमें और बेसिकली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में काफ़ी हमने जो है भेदभाव देखे थे, काफ़ी बार डिसएग्रीमेंट होता था। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया था 2018 में। उन्होंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंकरेंस नहीं चाहिए इन तीनों मैटर को छोड़ करके किसी भी मैटर में
लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉरी तो इन तीनों मैटर को छोड़ करके पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ करके किसी भी मैटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछने की जरूरत नहीं है असेंबली को, वो अपना कानून ला सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन जो है वो बेसिकली लेकिन उनको कम्युनिकेट करना होगा एलजी को, यानी कि डिसीजन लेने के बाद आप उसको कम्युनिकेट करेंगे एलजी को, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इन चीजों के अलावा किसी सब्जेक्ट में। एलजी जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड जो एडवाइस करेंगे उसी के अंदर वो डिसीजन ले सकते हैं। और गवर्नर का जो स्टेटस है वो सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो स्टेटस है दिल्ली वाले, उनका जो गवर्नर के इक्विवेलेंट नहीं है। गवर्नर जो स्टेट में होते हैं वो अलग होते हैं, स्टेट को की एक अलग एंटिटी है, वहाँ पे ज़्यादा पावर होता है उनको, तो वहाँ के गवर्नर का स्टेटस अलग है कंपेयर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये बस एडमिनिस्ट्रेटर है इन लिमिटेड सेंस, तो इनको काफ़ी लिमिटेड पावर है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया था। उसके बाद काफ़ी जो हम देखे हैं, हमने 2-3 साल अगर हम देखें तो जो डिफिकल्टीज है जो दोनों की सरकार के बीच में, वो हमें कम देखने को मिली थी। तो अभी ये जो एक बिल लेके आया जा रहा है, इसके बाद गवर्नमेंट जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है सॉरी लेफ्टिनेंट ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो उसको अपोज कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल पे, तो एडिटोरियल में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला एडिटोरियल आपका री इन्वेंटिंग रेडिकल पॉलिटिक्स बाय लुकिंग लेफ्ट। ये बेसिकली जो है लेफ्टिस्ट पॉलिसी जो है, जब मार्क्सिस्ट पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाने की बेसिकली इसमें राइटर का कहना है, तो इसमें चेंज लाने की जरूरत है हमें, और जो लेफ्ट पार्टी को उसमें कुछ नए जो व्यूज लाने की जरूरत है मॉडर्न मार्क्सिस्ट करके। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एक तरह से कहा जाए तो, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड को देख करके इन्होंने कुछ, तो जो सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल है वो बेसिकली इसको कुछ कुछ रेफर कर सकते हैं। मार्क्सिज्म जो है उनका एक सब्जेक्ट, मार्क्सिज्म जो है मार्क्सिस्ट उनको पढ़ना होता है थिंकर्स में, तो उसमें वो इन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, केस स्टडी को डाल सकते हैं, अदरवाइज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये एडिटोरियल भी आपका पॉलिटिकल है, एंड ऑड पॉलिटिकल हाइब्रिडाइजेशन विथ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। ये बेसिकली राइटर ने इसमें जो है बीजेपी और आईयूएमएल का एक गठबंधन अभी बेसिकली हो रहा है केरला में, तो उसका एक हिस्ट्री बताया, हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव दिया है, कम्युनलिज्म के बारे में बताया है, जो कि उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल है। इसको आप अवॉइड करें, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल, उसके पहले कुछ सवाल आप देख लें इसमें। एज पर आर्टिकल 243K(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका जो रिमूवल प्रोसेस मेंशन किया गया इस आर्टिकल में संविधान के, ये कैसे रिमूव होते हैं, तो जज ऑफ हाई कोर्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका सही आंसर है आपका ए। जो जज ऑफ हाई कोर्ट का जो रिमूवल प्रोसीजर है, उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कमिश्नर को आप रिमूव कर सकते हैं उनके पोस्ट से। इसके अलावा एक और सवाल है ऑब्जेक्टिव, विथ रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही इज इंटरेस्टेड विथ कंडक्टिंग इलेक्शन टू लोकल बॉडीज एंड असेंबली इलेक्शंस। आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, या दोनों सही है, पहला सही है, या दोनों दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में आजकल। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन को तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कराते हैं, उनका चार्ज है। बट असेंबली इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असेंबली इलेक्शंस और जो जनरल इलेक्शन होता है एमपीज का, पार्लियामेंट का इलेक्शन, वो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, जो कि एक डिफरेंट बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट जो है तरह से है तो सही नहीं है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। आर्टिकल 243 के जो भी देखा पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये एडिटोरियल है बेसिकली आया, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ जजमेंट दिया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको कैसे और इंडिपेंडेंट किया जाए, इसके बारे में उन्होंने सॉरी तो इसमें जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जजमेंट दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इज ऑफन बिसेट विद कंट्रोवर्सी। बेसिकली लोकल बॉडीज का अगर इलेक्शन हम देखें तो बहुत बार कंट्रोवर्सी उसमें रहती है। ये किस लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेकर के, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है
जो इस पूरे प्रक्रिया को लोकल बॉडी इलेक्शन का देखने का जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम निभा नहीं पाते। वो जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट एक तरह से कहे तो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो उस समय रहती है, सरकार रहती है, उसका काफी बार दबाव रहता है उस पर। तो इसमें हम देखते हैं बहुत बार कि लोकल जो बॉडी इलेक्शन होता है तो बहुत बार वायलेंस होता है, मारपीट होती है। उसके अलावा जो डिलिमिटेशन या रिजर्वेशन जो होता है कि किस वार्ड को रिजर्व करना है, किस में डिलिमिटेशन, किसका क्या एरिया होगा, उसमें बहुत बार जो है स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर बेसिकली काम किया जाता है, वो सही निर्णय नहीं होता है। तो ये फ्री एंड फेयर मैनर पे कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन को लोकल बॉडी का, उसके लिए जरूरत है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी हो पूरी तरह से, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम कह सकते हैं वो है। तो स्टेट बेसिकली बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि स्टेट अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम अमंग देयर फेवरेट्स। तो उसमें फेवरेट बेसिकली अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनका है ना कहना माने। तो रूटीन एक्सरसाइज जो होता है बेसिकली इसमें इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आता है कि जो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट दिया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है शुड बी समबडी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए उनका। इट हैज डिस्क्राइब्ड गोवा, अभी गोवा गवर्नमेंट का डिसीजन इन्होंने बेसिकली रेफर किया था, जिसमें कि लॉ सेक्रेटरी को वहाँ गवर्नमेंट ने कहा था कि लॉ सेक्रेटरी जो है उन्हीं को एडिशनल चार्ज दे दिया गया था एसईसी का, जो वहाँ पे लॉ के सेक्रेटरी थे लॉ डिपार्टमेंट के। तो ये उन्होंने गलत ठहराया है बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आस्ट ऑल एसईसीज, जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में, हु आर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन। तो जो जो ऐसे मान लीजिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी काम करे, एडिशनल चार्ज में है, एक और पोस्ट हेल्ड किया उन्होंने, तो उन सभी को कहा है कि आप स्टेप डाउन होइए, अपने पोस्ट को छोड़िए। तो इस चीज को, इससे क्या होगा बेसिकली एक इंडिपेंडेंस रहेगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करते हैं सीसी, जो कि गलत है। तो ये एक पॉजिटिव आपका जीएस पेपर 2 में आप लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंट बॉडीज, इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंस ऑफ बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज लोकल इलेक्शन में, उसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, कैसे उसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं। उसके अलावा ये जो इससे क्या होगा, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ एसईसी होगा, ज्यादा पावर उसको ज्यादा मिलेगा। इट इज ओपन टू द एसईसी टू काउंटरमैंड एनी इन्फ्रैक्शंस ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लोकल बॉडी पोल। तो ये भी पावर दिया है कोर्ट ने कि भाई आप जो कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून आता है जो कि लोकल बॉडी पोल, लोकल इलेक्शन कराने में आपको जो है उसको फ्री एंड फेयर तरीके से आप नहीं करवा पाए अगर उस कानून के कारण, तो उस कानून को आप अमेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पावर दिया गया इसमें कोर्ट ने। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो ये कमिश्नर की बात करें तो इनका जो है, जैसे हमने देखा कि इनका काम होता है कि फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराना लोकल बॉडीज का स्टेट में। लोकल बॉडी मतलब हो गया आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का। उसके अलावा जैसे ये 243K1 क्लॉज में दिया गया है कि उनको सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शंस, जो पंचायत का इलेक्शन हो या वो सारा इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कराना है, जिसमें कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसको हेड करते हैं। इसके अलावा इनका टेन्योर का बात जो है बेसिकली इस आर्टिकल में नेक्स्ट जो क्लॉज आर्टिकल उसमें बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। और उसका रिमूवल, लेकिन जो है टेन्योर रिमूवल जो है वो कैसे होगा, जिस तरह से जज ऑफ हाई कोर्ट का रिमूवल होता है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो एक स्ट्रिक्ट रिमूवल पावर दिया गया, रिमूवल प्रोसीजर दिया गया ताकि वो इन्फ्लुएंस में नहीं आए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल आर्टिकल है, ये बेसिकली क्वाड को लेकर है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट जो है, इसका पहला समिट अभी हुआ था आपका मार्च 12 को वर्चुअल समिट मेथड से। इसमें आप देख रहे हैं 4 स्टेट्स हैं, 4 कंट्रीज में मेंबर है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली एक ग्रुप है जो इंडिया पैसिफिक और इंडिया के लिए भी कहे तो काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नो लॉन्गर ए लूज कॉलिशन, द इंडियन ओशन सुनामी से जो है 2004 से इसमें काफी और देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने जो ये जो अभी नया अप्रोच है क्वाड का, इसको अच्छा माना है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया राइटर ने। पहला, पास्ट डिबेट ओवर डाइवर्स इवन डिफरिंग विजन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक आर ओवर। तो जो डिफरेंट विजन था वो अलग हो गया, सभी का विजन एक है। उसके अलावा इन्होंने चाइना के अगेंस्ट जो बेसिकली जो एक काउंटरमेंट किया गया है, अलाइनमेंट जो है सारे देश जो चाइना के अगेंस्ट एक अलाइनमेंट उन्होंने करने पे कामयाब रहा है ये क्वाड, बिना उसका नाम लिए हुए। इसके अलावा हम बात करें तो विनिंग द बैटल फॉर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, अभी जो इसमें हम देखा, हमने कल भी मैंने डिस्कस किया था कल के एडिटोरियल एनालिसिस में, कि
इस क्वाड समिट में इन्होंने डिसाइड किया है कि 2022 तक जो 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज इंडिया बनाएगा उसको फंडिंग करेगा यूएसए और जापान, और लॉजिस्टिक सपोर्ट और फंडिंग और कुछ फंडिंग भी जो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू होगा। तो ये चारों देश का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, और इस वैक्सीन को बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स जो है ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक से लेकर ईस्टर्न अफ्रीका तक देशों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा 3 वर्किंग ग्रुप स्टेब्लिश किया जाएगा, डिसीजन लिया गया इसमें। 3 वर्किंग ग्रुप ऑन वैक्सीन पार्टनरशिप पर एक वर्किंग ग्रुप, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि टेलीकॉम और बायोटेक्नोलॉजी पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप होगा, जिससे इंडिया को भी काफ़ी फायदा होगा। हमें जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, हमें जो नॉलेज शेयरिंग होगी। तो और उसके अलावा द लीडर्स हैव एग्रीड टू मीट इन पर्सन लेटर दिस ईयर, और इन पर्सन सब देश के नेता जो है ये मिलेंगे, इन्होंने एग्रीमेंट लिया है, और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी एटलीस्ट वंस एन ईयर। तो इस तरह से इसको और इम्पोर्टेंट करने की कोशिश की गई है। और क्वाड का ये जो आपका जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आप इस चीज़ को, क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और क्या क्या अभी सबमिट हुआ है, इसका एक बेसिकली स्टेटमेंट जो आया है उसका नाम है स्पिरिट ऑफ द क्वाड। तो ये भी आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है तो ये कैसे ये चेंज हुआ, इसमें क्या क्या चेंज हुआ क्वाड में और क्या क्या कैसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, उसको आप जरूर नोट बना के रखें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने लिखा है कैसे इंडिया ने वैक्सीन के केस में काफ़ी हमने जो है ग्रोथ किया है, हमने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है इंडिया को। उसके अलावा इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ बातें की हैं, तो खास आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने के पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, विथ रेफरेंस टू एयर बबल ट्रेवल एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इज इट एप्लीकेबल फॉर एयर इंडिया ओनली और एंड नॉट अदर प्राइवेट कमर्शियल एयरलाइंस। तो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला जो स्टेटमेंट आपका ये गलत है, क्योंकि ये जो है सारे एयरलाइंस के लिए खुला हुआ है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्कीम था, जो मिशन था, वो सिर्फ एयर इंडिया उसमें इन्वॉल्व थी। बाकी एयर बबल जो एग्रीमेंट है उसमें कोई भी कॉमर्शियल एयरलाइंस पार्टिसिपेट करती है, और ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ये बेसिकली कल जो है पार्लियामेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट रखा था एयर बबल को लेकर के। अंडर एयर बबल स्कीम कमर्शियल एयरलाइंस फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज आर अलाउड टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम इंडिया ऑन लिमिटेड बेसिस। तो लिमिटेड बेसिस रहता है, इसमें लिमिटेड स्लॉट दिया जाता है, लिमिटेड एयरलाइंस ऑपरेट करेगी। ऐसा नहीं कि जैसे कि नॉर्मल होता था कितनी भी एयरलाइंस, तो लिमिटेड एयरलाइंस को इसमें अप्रूवल दिया जाता है। इसके अलावा जो है एयर इंडिया के अलावा बाकी एयरलाइंस भी इसमें अलाउ है, जब तक कि फुल कमर्शियल एयर ऑपरेशन शुरू नहीं होता है कोविड के कारण। तो इसमें मिनिस्टर ने बेसिकली कहा था कि अभी सऊदी अरेबिया, कुवैत और जापान और चाइना और सिंगापुर के से भी बबल एग्रीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आगे इसका प्लान है, और कुछ देशों के साथ ऑलरेडी हमारा बबल एग्रीमेंट चल रहा है। तो ये होता क्या है, एयर ट्रेवल बबल एग्रीमेंट अगर हम बात करें तो ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है 2 कंट्रीज के बीच में, बायलैटरल है। ये रिस्टार्ट करने के लिए कमर्शियल पैसेंजर एयर सर्विस जो है बेसिकली जो स्टॉप हो गया था कोविड के कारण कि स्प्रेड कम हो, अभी भी आप देखें तो यूजुअल कमर्शियल ऑपरेशन जो होता था पहले दिनों में वो स्टॉप है। तो हर देश जो है, एक दूसरे देश जो है, 2 देश अपने आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई हम हमारे एंड पर हम दोनों आदमी एयर ट्रेवल स्टार्ट करेंगे। ये रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इंडिया किसी देश के साथ करता है, यूएसए के साथ करता है, तो यूएसए को भी उसमें इंडिया के पैसेंजर को आने अलाउ करना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल है। तो दोनों देश की एयरलाइन को सिमिलर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इसमें सारे एयरलाइंस परमिटेड है, चाहे वो कमर्शियल एयरलाइन हो या वहाँ की नेशनल एयरलाइंस हो, इस दोनों डायरेक्शन जा सकते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली वैसे देश जनरली कर रहे हैं जहाँ पे कोविड ये जो है स्प्रेड जो कम हुआ है, तो उस केसेज में 2 एक देश अपने एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों देशों के बीच में अगर कोविड केसेज कम हो रहे हैं, कम है, तो वो दोनों देश फिर एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ से हम एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं। जैसे कि यूके में अभी जो वो कोविड केसेज बढ़ गया था, तो सारे देशों ने इसको स्टॉप कर दिया था। तो उस तरह से कंट्री वाइज जो है एग्रीमेंट किया जा रहा है।
इट ऑल्सो मीन्स दैट उसके अलावा जो है इसमें ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो ऐसे होते थे कि क्वारंटीन आपको करना पड़े अब 14 दिन तक, वो सब बेसिकली टेस्टिंग ऑफ पैसेंजर ये बेसिकली इसमें नहीं है। जिस अगर हम दो देश को कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोविड जो पेशेंट है वो ज़्यादा नहीं है, कोविड केसेस ज़्यादा नहीं है, तो ये क्वारंटीन और टेस्टिंग का बेसिकली ज़्यादातर केसेज में नहीं रहता है ये ट्रेवल बबल के एग्रीमेंट में अंदर में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कॉल फॉर फ्रेश पोल्स इफ नोटा टॉप्स काउंट। तो अगर ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जो अगर नोटा का वोटिंग जो है सबसे ज़्यादा काउंट मिलता है, नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा आदेश करे कि उस केस में उस इलेक्शन को रद्द किया जाएगा और नए सिरे से इलेक्शन फिर से होना चाहिए, और जो कैंडिडेट उस समय थे इलेक्शन कैंडिडेट थे उनको फिर से टिकट नहीं दिया जाए उस कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये बेसिकली एक अपील फाइल की गई है, पिटिशन फाइल किया गया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से और सेंटर से जवाब मांगा है, उनका क्या व्यू है वो मांगा गया है। तो नोटा के बारे में आपने सुना होगा, तो ये नोटा के बारे में क्या है, तो यहाँ पे अगर हम और कुछ बात करें तो ये जो है पिटिशन में कहा गया है, कारण क्या दिया गया इस पिटिशन के अगेंस्ट में कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट जो चूज करती है वो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक वे है, उनका कोई एक क्राइटेरिया नहीं कि किसको चूज करना चाहिए, उसका कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है, तो और जो वहाँ के वोटर होते हैं उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ों को देख करके नोटा अगर वहाँ के जो वोटर्स है उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसी सारे कैंडिडेट को, तो फिर से इलेक्शन कराना जाना चाहिए और राइट टू रिजेक्ट जो है वो दिया जाना चाहिए वोटर्स को। दिस इज वाई मेनी टाइम्स पीपल आर टोटली डिसकंटेंटेड विद कैंडिडेट। बहुत बार होता है, देखते हैं कि सभी कैंडिडेट से जो लोग वहाँ के हैं किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं और वो नोटा ऑप्शन दबाते हैं। तो नोटा ऑप्शन बेसिकली है क्या, ईवीएम के अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें नोटा ऑप्शन होता है एट द एंड में। अगर हम देखें कैंडिडेट का लिस्ट जो होता है शुरू से नीचे तक, लास्ट में जो है नोटा ऑप्शन होता है, मतलब नन ऑफ द अबव। आपको अगर कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लग रहा है, किसी भी ऊपर कैंडिडेट को वोट देना नहीं चाहते हैं, तो आप नोटा का ऑप्शन दबा सकते हैं, वो आपका वोट काउंट होगा, बट वो वोट किसी को जाएगा नहीं, किसी कैंडिडेट के खाते में नहीं जाएगा। पहले भी ये निगेटिव बैलेट का सिस्टम था, लेकिन उस समय क्या था, आपको एक 49 ओ में एक था गाइडलाइन, उसमें आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलना पड़ता था कि भाई मैं किसी को वोट देना नहीं चाहता हूँ। एक फॉर्म था, उसको आपको फिलअप करके देना पड़ता था। इससे क्या होता था कि भाई आपका जो वोट है वो अब छुपा नहीं रह गया, मतलब कि वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता चल गया। इस चीज़ से बचने के लिए जो है नोटा ऑप्शन जो है दिया गया ईवीएम में। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो ये अगर लोग डिससेटिस्फाइड है कैंडिडेट से सारे, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं, वो नोटा बटन दबा सकते हैं। इससे फायदा क्या है कि इससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन वोटिंग करने आएंगे, क्योंकि अगर उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद भी नहीं है तब भी उनके पास एक ऑप्शन है नोटा का। पहले क्या था, उनको किसी न किसी एक कैंडिडेट को चूज करना ही पड़ता था, भले वो उनको पसंद नहीं करते हो। इससे क्या होगा कि वोट, एक तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा, दूसरी उसके अलावा जो है बोगस वोट का काउंट जो है कम होगा उससे। इसके अलावा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि नेगेटिव वोटिंग से क्या हो रहा है कि सिस्टमेटिक चेंज इन पोल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी देखेगी कि भाई हमारे कैंडिडेट के से ज़्यादा वोट तो नोटा में चला गया, तो यानी कि उनका कैंडिडेट जो है सही नहीं था, तो अगली बार जो है कैंडिडेट रखने के समय में या कैंडिडेट चूज करने समय वो ध्यान रखेगी कि वो कैंडिडेट दूसरा अच्छा कैंडिडेट को चूज करे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, इकोलॉजी के लिए आपका सब्जेक्ट जो है पेपर 3, ऐसी बैट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये एक बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है बेसिकली। ये जो है बेसिकली बहुत राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है, ये पाई जाती है, हैबिटेट है इसका। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। इसका कारण जो है बेसिकली कि फॉलिंग डेड आफ्टर कोलाइडिंग विद पावर लाइन्स रनिंग थ्रू दी ड्विंडलिंग नेचुरल हैबिटेट्स। तो बेसिकली ये जो फ्लाइट करती है तो पावर लाइन, जो हाई पावर लाइन हम देखते हैं जो आउटर स्कर्ट पे रहता है, उसके कारण वो टकरा के उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ये काफ़ी देखा गया राजस्थान में। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पावर मिनिस्ट्री को अपना सॉल्यूशन बताने के लिए कहा गया कि क्या आप कर सकते हैं इसमें। एक ऑप्शन इन्होंने कहा कि ओवरहेड पावर केबल को आप अंडरग्राउंड कर दे। इसमें लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि लो वोल्टेज पावर को तो हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं, हाई वोल्टेज को हम अंडरग्राउंड नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है, टू इंस्टॉल फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स, डाइवर्टर को इंस्टॉल करने के लिए पावर लाइंस पे, लेकिन वो एक्सपेंसिव होगा। तो इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपना डिसीजन दिया है कि भाई आप है ना इसको, इसके सॉल्यूशन निकालें कि कैसे इसको ठीक किया जाए, इस जो प्रॉब्लम है इसको
पावर लाइन्स को हटाया जाए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये काफ़ी हेवी फ्लाइंग बर्ड है। साइंटिफिक नाम से इसका मैंने यहाँ रखा है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हैबिटेट की बात करें तो इनका जनरल हैबिटेट है आपका ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड में पाया जाता है ये। और इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इसका राजस्थान के स्टेट में इसका पाया जाता है, गुजरात में भी इसका पॉपुलेशन है कुछ। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट जो आपने पढ़ा होगा। और साइट्स जो है आपका, ये भी इंटरनेशनल है आपका, उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इसको, यानी काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, एनेक्सर है, शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ये था फ्रेंड आज का आपका हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और बाकी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।